इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट करते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण। तो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत जो है ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स किसी मीडियम में प्रोपागेट करते हैं तो किसी पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर मिलने वाले सभी लाइट वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। यानी कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि ये y है, ये क्या होगा वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 एंड सो ऑन। यानी कि सभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के है ना वेक्टर सम के क्या होगा इक्वल होगा। अब देखिए अगर हम दो लाइट वेव के लिए अगर हम चर्चा करें तो ये वेक्टर y इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। अब देखेंगे इसमें दो कंडीशन होगा। मान लिया जाए कि ये जो दोनों लाइट वेव है अगर सेम फेज में है, क्या है कि अगर ये सेम फेज में है तो सेम फेज में होने के कारण यहाँ पर है ना नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। अगर ये अपोजिट है ना फेज में हो, अपोजिट फेज में हो तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये y1 माइनस y2। यानी कि सेम फेज में होने के कारण ये जुट जाएगा, अपोजिट फेज में होने के कारण ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये है ना सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। अब हम समझेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। तो देखिए जब दो लाइट वेव्स किसी मीडियम में सुपरिम्पोज करती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो माध्यम के किसी बिंदु पर लाइट की इंटेंसिटी अधिक हो जाती है तो मीडियम के किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। इसी घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि दो प्रकाशीय तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश के परिणामी तीव्रता का महत्तम हो जाना तो किसी बिंदु पर प्रकाश के परिणामी तीव्रता का न्यूनतम हो जाना है ना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डिफिनीशन से ही मालूम चल गया होगा कि ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये दो टाइप का होना चाहिए। कौन कौन तो देखते हैं। तो पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे रचनात्मक व्यतिकरण। दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। तो इस तरह से ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये दो टाइप का होना चाहिए। कौन कौन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम लोग समझ लें कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। देखिए जब दो लाइट वेव का सुपरपोजिशन होता है, जब दो प्रकाशीय तरंगें अध्यारोपित होती है तो माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता अधिक हो जाती है तो वहां पे हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की परिणामी आयाम एवं तीव्रता कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो हम कहेंगे वहां पे विनाशी व्यतिकरण हुआ है। यानी कि जहां पे रचनात्मक व्यतिकरण होगा वहां पे लाइट की एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और जहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा वहां पे है ना लाइट की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एवं इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है इसका क्या कंडीशन होता है। तो हमने हेडिंग क्या डाला कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण का शर्त। तो
किस अरेंजमेंट के द्वारा हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसके लिए पहला जो कंडीशन है कि बोथ सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, यानी कि लाइट के जो दोनों सोर्स हैं वे कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि कला संबद्ध होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो दोनों लाइट वेव्स हैं वे मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। बोथ सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी प्रोड्यूस्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि जो दोनों जो स्रोत हैं प्रकाश के, जो दोनों सोर्स हैं, है ना, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि बोथ सोर्सेस should be pointed or linear, यानी कि जो दोनों सोर्स हैं वे या तो पॉइंटेड हो या तो लीनियर स्लीट के रूप में हो। जैसे एक प्लेन मिरर पर हम एक सुई से डॉट लगा दे तो वहां पे जो होल होगा उससे अगर लाइट क्या हो पास करे तो वहां पे जो सुई से लगाने के कारण जो डॉट बना है वो एक पॉइंटेड सोर्स की तरह बिहेव करेगा। या ब्लेड से हम क्या करें, है ना, जिधर कलई किया हुआ है वहां पे अगर हम क्या कर दे, एक लाइन खींच दे, वहां से अगर लाइट पास करना शुरू कर दे तो उसे हम लोग लीनियर स्लीट कहेंगे। यानी कि जो दोनों स्रोत हैं जिससे प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश के कारण इंटरफेरेंस हो रहा है, वे दोनों सोर्स पॉइंटेड होना चाहिए या लीनियर स्लीट के रूप में होना चाहिए। और इसका चौथा कंडीशन है कि जो दोनों सोर्स है, दोनों स्रोत है, वे एक दूसरे के पास होना चाहिए, यानी कि बोथ सोर्सेस शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो दोनों स्रोत हैं वे एक दूसरे के बहुत पास होना चाहिए। इस तरह से ये चार कंडीशन है ना। इन चार कंडीशन को फॉलो करने के बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो सकता है, प्रकाश का व्यतिकरण हो सकता है। एक बार और समझ लें, है ना। तो पहला कंडीशन है कि जो दोनों स्रोत हैं वह कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा कंडीशन है ना, कि जो दोनों स्रोत हैं वे मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि जो दोनों स्रोत हैं वे पॉइंटेड हो या लीनियर स्लीट के रूप में हो। और चौथा कंडीशन है कि जो दोनों स्रोत हैं वे एक दूसरे के बहुत पास होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन मिलकर के इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज, है ना। तो हम लोग अब समझते हैं कि फ्रिंज क्या है। तो देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना में जब दोनों स्रोत के आगे हम एक पर्दे को रखते हैं तो वहां पे एक क्रम से, है ना, ब्राइट और डार्क बैंड हमें दिखाई देते हैं। यानी कि पर्दे पर हमें ब्राइट और डार्क बैंडों की एक क्रम दिखाई देती है ना। उन ब्राइट और डार्क बैंडों को ही हम क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। देखिए, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसके सामने हमें ब्राइट बैंड दिखाई देगा, इसलिए उसे हम लोग ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे स्क्रीन पर हमें, है ना, डार्क बैंड दिखाई देगी और उसे हम लोग डार्क फ्रिंज कहेंगे। तो ये हो गया फ्रिंज का कंसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होता है, जरा इसको हम लोग देख लें।
तो मान लिया जाए कि दो लाइट वेव्स हैं, है ना, जिनके सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस की घटना हो रही है। उसमें पहला लाइट का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरा लाइट का एम्पलीट्यूड बी है, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना, ये फाई है। तो जब ये दोनों तरंगे क्या होगी, किसी माध्यम में इंटरफेरेंस करेगी, तो वहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, है ना, उसका फॉर्मूला हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर एडिशन होगा तो हम वेक्टर का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर ए और बी हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उनके एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है वो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो ये वेक्टर का फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने यहाँ पे क्या लिखा है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हमने इक्वेशन को बनाया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब वेव थ्योरी कहता है कि किसी लाइट की इंटेंसिटी जो है उसके, है ना, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई मान लें, तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा करके, है ना, इक्वालिटी का सिंबल लाए, तो यहां पर एक कांस्टेंट लाना होगा और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर हम लिख लेंगे वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक है। अब जरा हम इसको सोल्व करें तो i = k। अब यहां पे हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बच जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I जो होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होने के लिए यहां पर A तो कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, 2ab भी कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। अब यहाँ पे cos फाई का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो ये इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I के वैल्यू मिनिमम होने के लिए फिर ये जब सभी वैल्यू कांस्टेंट हो तो वहां पे cos फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना, मिनिमम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और देखेंगे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग देखेंगे क्या कि cos फाई का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि cos फाई का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह +1 होता है। अब देखिए ये cos फाई का वैल्यू +1 कब आएगा, कि जब ये cos 2n पाई के फॉर्म में हो, where n = 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर यहाँ पे अगर 0 का वैल्यू पुट करें, यानी कि n का वैल्यू अगर 0 यहाँ पे पुट करें तो ये cos 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू +1 होगा। अगर 1 पुट करें तो ये cos 2 पाई हो जाएगा, cos 2 पाई का वैल्यू +1 होगा। अगर 3 पुट करें तो ये cos क्या हो जाएगा, है ना, 6 पाई हो जाएगा, और cos 6 पाई का जो वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। इस प्रकार से अगर ये पाई का, है ना, इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो, सम संख्या का गुणज हो, तो वहां पे cos फाई का वैल्यू +1 होता है। तो अब जरा हम cos को कंपेयर करें, है ना, तो फाई = क्या हो जाएगा, 2n पाई। तो यहां पर हमने देखा क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस है, क्या चाहिए, जो फेज डिफरेंस है ना, ये 2n पाई होना चाहिए, या पाई का, है ना, इवन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने फेज डिफरेंस तो देख लिया। अब हम जरा देखेंगे इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस के लिए अब हम फॉर्मूला
अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला हमने बताया था कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का वैल्यू हमने निकाला है यहां पर कितना 2n पाई, तो लेमडा अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई इंटू अगर हम यहाँ पे 2n पाई को पुट कर दें तो यहां से 2 पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा n लेमडा। अब इसको जरा हम सेट करें तो हम देखेंगे क्या कि ये डेल्टा p इक्वल टू आया n लेमडा, या इसको डेल्टा p इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2n इंटू लेमडा अपॉन 2। अब देखिए इस फॉर्म में लिखने से हमें फायदा क्या होगा, तो हमें याद करने में बहुत आसानी होगी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल और पाथ डिफरेंस लेमडा अपॉन 2 का इवन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए है ना कलांतर पाई का समगुणज और पथांतर लेमडा अपॉन 2 का समगुणज होना चाहिए। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है ना इंटेंसिटी मिनिमम होता है, और इंटेंसिटी के मिनिमम होने के लिए जैसा पहले हमने बताया कि cos फाई का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, यानी कि जो cos फाई का वैल्यू जो है ये मिनिमम होना चाहिए। और cos फाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। अब -1 तभी आएगा कि जब ये cos फाई का जो वैल्यू है ये 2n - 1 पाई के फॉर्म में हो, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यदि हम n की जगह 1 पुट करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, अब ये cos है ना सिंगल पाई हो जाएगा और cos सिंगल पाई का वैल्यू -1 होगा। अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये cos 3 पाई हो जाएगा, cos 3 पाई का भी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो याद रखना है ये जो 2n है ये है ना इवन नंबर को डिनोट करता है, और 2n + 1 या 2n - 1 ये ऑड नंबर को क्या करता है, डिनोट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई का वैल्यू जब cos 2n - 1 इंटू पाई हो तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n - 1 इंटू पाई, यानी कि फेज डिफरेंस जो है ये पाई का है ना और इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। तो एक बात और हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हमने 2n + 1 नहीं लिया है, 2n - 1 लिया है। देखिए अगर 2n + 1 लेते तो n को हम 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट करना होता, लेकिन अगर 2n - 1 लिए हैं तो n का वैल्यू हम 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट ना करके है ना हम 1 से स्टार्ट किए हैं, और ऑड नंबर के जगह पर हमने 2n + 1 का यूज ना करके 2n - 1 का यूज किया है। इसका कारण यह है कि जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि जो सेंट्रल फ्रिंज होगा यानी कि सुनवा जो फ्रिंज होता है वो हमेशा ब्राइट होता है, वो डार्क नहीं होता है। इसीलिए जब हम डार्क फ्रिंज की बात करेंगे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करेंगे तो उसके लिए n कभी भी 0 नहीं हो सकता है, n हमेशा 1 से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। इसीलिए हमने 2n + 1 ना लेकर के 2n - 1 वाला कंडीशन को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n - 1 इंटू पाई। अब ये फेज डिफरेंस हो गया। अब हम पाथ डिफरेंस के लिए हम चर्चा कर लें तो पाथ डिफरेंस डेल्टा p इक्वल टू फिर वही कहानी लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5। अब लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5 का वैल्यू हो जाएगा 2n - 1 इंटू पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 2n - 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो फिर हमने देखा क्या कि इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है ना फेज डिफरेंस जो है वो पाई का और इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और
पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा अपॉन 2 का है ना ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल होना चाहिए, यानी कि कलांतर पाई का है ना विषम गुणज होना चाहिए और पथांतर लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक अच्छा सा ट्रिक याद कर ले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई भी गुणज सम गुणज होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई भी गुणज विषम गुणज होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग रिवाइज कर लें तो हम लोग देखेंगे क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है ना कलांतर पाई का और पथांतर लेमडा बाई 2 का सम गुणज होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कलांतर पाई का और पथांतर लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होता है। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस इज even integral multiple of pi and part difference is even integral multiple of lambda by 2, but in destructive interference phase difference is odd integral multiple of pi and part difference is odd integral multiple of lambda upon 2। इस बात को हमेशा आप क्या रखोगे, याद रखोगे। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। तो पहला कंसेप्ट ये हो गया कि मान लिया है कि जब दो लाइट वेव इंटरफेरेंस करते हैं और उन दोनों लाइट वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल हो, यानी कि अगर पहला लाइट जिसका एम्पलीट्यूड ए है और दूसरा लाइट जिसका एम्पलीट्यूड बी है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है और कैपिटल ए के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर जो होगा, अब वो ए स्क्वायर के जगह भी कैपिटल ए का स्क्वायर, बी के स्क्वायर भी कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस 2, अब ए के जगह भी ए और बी के जगह भी ए इंटू क्या लिखेंगे, cos 5। अब यहां से 2a स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर ले तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा cos 5। अब फार्मूला अगर हम सेट कर दें तो 2a स्क्वायर 1 प्लस cos 5 का फार्मूला हो जाता है 2 इंटू cos स्क्वायर 5 बाई 2। सोल्व करेंगे तो ये 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2। जब इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा और इसका हो जाएगा cos 5 बाई 2। इस प्रकार हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने देख लिया कि r इक्वल टू 2a cos 5 बाई 2। ये कब अप्लाई करना है, जब दोनों लाइट के एम्पलीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। सेकेंड कंडीशन में देखेंगे कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए अगर इन दोनों लाइट का एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो इनकी इंटेंसिटी भी इक्वल होंगे और इंटेंसिटी को हम डिनोट कर दें अगर क्या चीज से, आई नोट से, तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू का अगर हम पुट कर दें तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए जो a का कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, इसलिए अब a स्क्वायर के जगह हम क्या लिख देंगे, आई नॉट लिख देंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आई नॉट cos स्क्वायर 5 अपॉन 2। तो इस प्रकार से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का भी ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। इसको एक बार और हम लोग रिवाइज कर देते हैं, आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। मान लिया जाए कि दो लाइट वेव जिनका है ना इंटरफेरेंस हो रहा है, उनके एम्पलीट्यूड इक्वल है और उनके एम्पलीट्यूड ए के इक्वल है, और जब एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे तो उनकी इंटेंसिटी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनकी इंटेंसिटी क्या होंगे, आई नॉट होंगे। उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा है ना वह 2a cos 5 बाई 2 के इक्वल होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वह 4 आई नॉट cos स्क्वायर 5 बाई 2 के इक्वल होगा। कंसेप्ट नंबर 2। अब दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि मान लिया जाए कि ये दो स्लिट है S1 और S2, इसका विड्थ ओमेगा 1 है और इसका विड्थ जो है वो ओमेगा 2 है। इससे जो है लाइट निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड A है और इससे जो लाइट निकल रहा है इसका एम्पलीट्यूड B है। अब इस A एम्पलीट्यूड वाले लाइट का इंटेंसिटी I1 है
और इस बी एम्पलीट्यूड वाले लाइट का इंटेंसिटी क्या है, I2 है। तो ये देखा गया क्या कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ω1 अपॉन ω2 होता है। इसको है ना आप लोग अच्छा से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब हम अगला कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट नंबर 3 कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई का जो वैल्यू है ये 1 हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होता है वो कैसे अप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos फाई की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो k इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई का जो वैल्यू है ये -1 होता है। इस कंडीशन में जो है ना मिनिमम इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। सोल्व करने पर ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में Imax का ये वैल्यू हो जाएगा और Imin का फिर ये वैल्यू हो जाएगा। अगर इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल दें Imax अपॉन क्या चीज Imin, तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग मैक्सिमा कहते हैं, है ना, मैक्सिमा, और इसको हम लोग मिनिमा कहते हैं, मिनिमा। तो इस तरह से ये मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब इस पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन का है कि दो लाइट है जिनके इंटेंसिटी का रेशियो 25:16 है और उनके मिलने से इंटरफेरेंस हुआ और उस इंटरफेरेंस का मैक्सिमा और मिनिमा का क्या करें, रेशियो निकालें। तो उनके मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो कैसे निकलेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए गिवन की दिया क्या हुआ है कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू 25/16। तो हमने अभी देखा कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 25/16। इस तरह से a अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि a के इक्वल 5। अब यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि a के इक्वल 5 होगा और b के इक्वल 4 होगा। तो यहां से अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा का अगर हम रेशियो निकालें तो देखेंगे क्या कि Imax अपॉन Imin इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो देखेंगे ये 5 4 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और a माइनस बी करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 81/1। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो रेशियो होगा वह 81:1 होगा, 81:1 होगा। तो इस तरीका से हम क्या कर लेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो इन कंसेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कंसेप्ट 4, जैसे कि पहले से हम लोग जानते हैं कि I जो है ना, यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा KR स्क्वायर। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा KA स्क्वायर और I2 इक्वल टू हो जाएगा
बी स्क्वायर, क्योंकि जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो तो वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगा, और ए एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी I1 है और बी एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी I2 है। फ्रॉम आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab सबके वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो सबसे पहले के वाला फैक्टर यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो के वाले फैक्टर को अगर कॉमन करके हटा दे, है ना, तो आर स्क्वायर की जगह हम सिर्फ I1 लिखेंगे, सॉरी आर स्क्वायर की जगह हम लोग सिर्फ I लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे I1, बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे I2, प्लस 2 अपने जगह पर हो गया। अब ए बराबर क्या हो जाएगा इधर रूट अंडर I1, बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर I2 इंटू क्या हो जाएगा cos फाइव, क्योंकि के वाला फैक्टर तो पहले से ही क्या हो गया है ना, दोनों तरफ होने के कारण कैंसिल हो गया। इस तरह से अगर हम सजा दें तो I इक्वल टू मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट अंडर I1 I2 cos फाइव। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला हमें मिला। अब इस फॉर्मूला के द्वारा भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस पर भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लिया जाए कि दो लाइट वेव्स आकर के किसी मीडियम में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। एक लाइट का इंटेंसिटी I है और दूसरे लाइट का इंटेंसिटी 4I है। तो इनके इंटरफेरेंस के कारण जो कंस्ट्रक्टिव लाइट है और जो डिस्ट्रक्टिव लाइट है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन दिया क्या हुआ है कि I1 इक्वल टू I दे दिया और I2 इक्वल टू 4I दे दिया। अब पहला जो कंडीशन हमारा क्वेश्चन का है वह है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग जानते हैं cos फाइव इक्वल टू होता है +1। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वह क्या मिलेगा, अब I1 के जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो I हो जाएगा, प्लस I2 के जगह हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे 4I हो जाएगा, प्लस 2 इंटू फिर I1 के जगह क्या हो जाएगा I2 के जगह क्या हो जाएगा 4I, और cos फाइव का वैल्यू यहाँ पर हमें पुट कर देना है +1, तो +1 हमने यहाँ पर क्या कर दिया पुट कर दिया। सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, अब 4I और एक सिंगल I कितना हो जाएगा 5I प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 4I स्क्वायर, +1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होगा तो ये हो जाएगा 5I प्लस, अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4I स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2I में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 4I है ना, जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा 9I। इस तरह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 9I के इक्वल होगा। अब इसका जो दूसरा कंडीशन है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये जो cos फाइव है ये -1 होगा। अब इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है और फॉर्मूला को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, I1 के जगह फिर हो जाएगा I2 के जगह फिर क्या हो जाएगा 4I प्लस 2 इंटू I इंटू 4I इंटू अब cos फाइव के जगह हम पुट कर देंगे -1। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आ जाएगा 5I, फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कितना हो जाएगा +2। अब ये 4I स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2I इंटू -1। कैलकुलेट करने के बाद ये 4I, अब प्लस और माइनस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा -4I। 5I में से 4I को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंगल I। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर।